जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मृदा विज्ञान के अंदर समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि समस्याग्रस्त मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि समस्याग्रस्त जितने भी प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उनका हम सुधार किस प्रकार से कर सकते हैं, भारत के अंदर इनका क्षेत्रफल कितना है और इनसे जुड़ी हुई जो भी अदर जानकारी होगी वो सभी के बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर की जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती है ये कितने प्रकार की होती हैं। तो बात करें समस्याग्रस्त मृदाओं के प्रकार की, तो ये कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। ओवरऑल लगभग 4 प्रकार की बताई जाती है समस्याग्रस्त मृदाएं, लेकिन हमें मुख्य रूप से 7 प्रकार की समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन कौन सी होगी समस्याग्रस्त मृदाएं? तो पहली हो जाएगी हमारे अम्लीय मृदा। दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरी हो जाएगी हमारा क्षारीय मृदा। तीसरी कौन सी होगी? तीसरी हो जाएगी हमारा लवणीय मृदा। चौथी कौन सी हो जाएगी? तो चौथी हो जाएगी हमारे अम्लीय सल्फेट मृदा। अम्लीय सल्फेट मृदा क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। नंबर 5 पर हो जाएगा हमारे जलमग्न मृदा और एक हो जाएगा हमारे इसके अंदर जलमग्न मृदा को हम सेम समस्या के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम सेम समस्या के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हमारे अगली हो जाएगी हम कह सकते हैं मृदा अपर्दन। क्या कौन सा हो जाएगा? मृदा अपर्दन, ठीक है ना, मृदा अपर्दन। और लास्ट की जो होती है वो होती है हमारे लवणीय व क्षारीय मृदाएं, ठीक है ना। तो ये 7 प्रकार की जो मृदाएं होती है ये सभी की सभी हमारी कौन सी मृदा कहलाती है? समस्याग्रस्त मृदाएं कहलाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हो जाएगा हमारा अम्लीय मृदा, दूसरी हो जाएगा क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा। ये तीनों के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। अम्लीय सल्फेट मृदा एक नया टर्म है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेम समस्या है जलमग्न मृदा, आपने इसके बारे में पढ़ा तो होगा लेकिन प्रॉपर डिटेल से नहीं पढ़ा होगा, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और एक आता है हमारा मृदा अपर्दन के बारे में आपने केवल और केवल इसके बारे में 3 पॉइंट पढ़े होंगे। एक तो मृदा अपर्दन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और उसके अंदर फिर 2 प्रकार आते हैं हमारे मुख्य रूप से। एक तो होता है वायु अपर्दन और एक होता है जल अपर्दन। लेकिन जल अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक तक आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में एक इक्वेशन आती है जो जितना भी हमारे जल अपर्दन और हमारा वायु अपर्दन जो हो रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए एक समीकरण दी जाती है। वो समीकरण अलग अलग होती है, उन समीकरणों के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना होगा, तो वो हमारे वायु मृदा अपर्दन के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है लवणीय व क्षारीय मृदा जो आती है, ये मुख्य रूप से हमारे क्षारीय और लवणीय मृदाओं के ही एक पार्ट आता है, लेकिन इसको हम डिटेल से सेपरेट पढ़ेंगे ताकि हमारे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो एग्जाम के अंदर हमारे गलत नहीं हो, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट समस्याग्रस्त मृदाएं और इनसे निश्चित ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सबसे ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही मैं बात करिएगा किस के लिए सब इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो हमारे जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये समस्याग्रस्त मृदाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप भी अपने साथ में प्रॉपर कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और प्रॉपर इसके नोट्स बनाते हुए चलेगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अम्लीय मृदा के बारे में। हम आज के सेशन में डिटेल से इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि अम्लीय मृदा क्या होती है, भारत के अंदर इसका क्षेत्रफल कहाँ पर है, इसका निर्माण किन क्षेत्रों में होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इनका बनने के पीछे का प्रमुख कारण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और अंत में हम देखेंगे अम्लीय मृदाओं का सुधार हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना। तो समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर जो हमारी हेडिंग होगी वो कौन सी हो जाएगी? नंबर 1 हमारे जो मृदा होगी वो कौन सी हो जाएगी? अम्लीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं हो जाएगी? अम्लीय मृदाएं, या फिर जिसको हम एसिडिक सॉइल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप सभी जानते हो, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह मृदा जिसका पीएच मान कितना हो? वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम, वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम, वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम हो और जिसके अंदर OH माइनस आयंस की क्या हो? प्रधानता हो। OH पीएच मान 7 से कम हो और OH माइनस आयंस की क्या हो? इसके अंदर कमी हो, तथा H प्लस आयंस, एल्यूमिनियम आयंस और मैग्नीज आयंस की क्या हो? इसके अंदर
प्रधानता हो, ऐसी मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं? अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसी मृदा जिनका पीएच मान 7 से कम हो और उसके अंदर धनायन आयन की प्रधानता हो, जिसमें मुख्य रूप से हमारा हाइड्रोजन आयन, एल्यूमिनियम आयन और मैग्नीज आयन की प्रधानता हो और हाइड्रोक्सिल आयन की कमी हो, और या फिर हम और कह सकते हैं जिसके अंदर सोडियम आयन की कमी हो, कैल्शियम आयन की कमी हो, मैग्नीशियम आयन की कमी हो, ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम नोट करते हैं। अब हम बात करते हैं अम्लीय मृदा के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख रूप से तत्व। यानी कि अगर जैसा हम बात करें जो हमारा क्षारीय या फिर लवणीय मृदा होती है उसके अंदर किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो उसके अंदर हमारा मुख्य रूप से सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या फिर हमारा हम बात करें मैग्नीशियम हो गया। इनके या तो कार्बोनेट होंगे या फिर बाइकार्बोनेट होंगे या फिर सल्फेट होंगे या फिर सल्फाइड होंगे। यानी कि इनसे रिलेटेड जो भी अयस्क होंगे उनकी इनके अंदर लवणीय व क्षारीय मृदाओं के अंदर इनकी प्रधानता होगी। तो उसी प्रकार हम बात करें अम्लीय मृदाओं के अंदर किन तत्व की प्रधानता होती है, तो इसके अंदर मुख्य रूप से 3 तत्व की प्रधानता होती है। एक तो होती है H+ आयंस की, हाइड्रोजन की, एल्यूमिनियम की, और एक हो जाएगा हमारा मैग्नीज आयन। इन तीनों की क्या होती है? प्रधानता होती है। क्या होती है? प्रधानता होती है। यानी कि हम कह सकते हैं इनकी अधिकता होती है। ठीक है ना। क्या होती है? इनकी प्रधानता होती है या फिर क्या होती है? अधिकता होती है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो अम्लीय मृदा होती है उसके अंदर किन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, तो मुख्य रूप से हमारे 3 तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो अब इस लाइन से हम एक लाइन और बना सकते हैं या फिर एक कॉन्सेप्ट और बना सकते हैं कि जितना पीएच मान क्या होगा, जितना मृदा का पीएच मान क्या होगा? कम होता जाएगा। जितना पीएच मान मृदा का कम होता जाएगा उतना ही क्या होगा? इन जो तीनों जो पोषक तत्व हैं, ये तीनों पोषक तत्व की जो उपलब्धता होगी, पोषक तत्व की उपलब्धता होगी पौधों को, वो क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि जितना ज़्यादा पीएच मान कम होता जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इन तीनों जो पोषक तत्व हैं इनकी उपलब्धता क्या होती जाएगी? पौधों को उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे पीएच मान कम होता जाएगा इन तीनों पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती जाएगी। और मुख्य रूप से हम सभी जानते हैं जो एल्यूमिनियम और जो मैग्नीज जो होता है ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में काउंट किया जाता है। अब ये सूक्ष्म पोषक तत्व 8 प्रकार के होते हैं। ये जब हम पोषक तत्व वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि एल्यूमिनियम और मैग्नीज जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये पौधों को किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ये इनके मुख्य रूप से अयस्क कौन कौन से होते हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं, इनकी हानि क्या क्या होती है, इनकी लिमिटेशन क्या होती है, वो सभी वहाँ पर हम चर्चा करेंगे पोषक तत्व वाले चैप्टर में। ठीक है ना। फिलहाल हम केवल इन्हीं पर फोकस करते हैं। तो अम्लीय मृदाओं के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और मैग्नीज की इनके अंदर प्रधानता होती है। यानी कि 3 तत्व की उपलब्धता होती है। या फिर इनके अयस्क हो सकते हैं या फिर इनके हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल या फिर इनके ऑक्साइड इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो ये इनकी प्रधानता पाई जाती है। तो इनका पीएच मान जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या होंगे? पौधों को उतने ज़्यादा ये उपलब्ध होंगे। ये हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम जो अम्लीय मृदा जो होती है इनका क्षेत्रफल की बात करें। भारत के अंदर अल्टीमेटली ये जो अम्लीय मृदा होती है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल जो भारत का जो टोटल जो क्षेत्रफल है या फिर हम कह सकते हैं भारत के अंदर जो मृदाएं होती हैं वो भारत के अंदर 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। और उन्हीं 8 प्रकार की मृदाओं के अंदर ये जो अभी हमने 7 जो समस्याएं देखी थी ये 7 समस्या पाई जाती है जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये भारत के अंदर भारत का जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भारत का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 328.8 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल जो अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें जिसके अंदर मृदाएं पाई जाती है भारत के अंदर टोटल सभी मृदाएं आ जाती हैं, तो भारत के अंदर जो टोटल मृदाओं का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 328.8 मिलियन हेक्टेयर है। इसके अंदर इसमें से जो बात करें समस्याग्रस्त जो मृदाएं होती है समस्याग्रस्त मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, समस्याग्रस्त मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, तो वो हो जाएगा हमारे 173.65 मिलियन हेक्टेयर। कितना हो जाएगा 173.65 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। यानी कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें से लगभग आधा जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा समस्याग्रस्त मृदाओं से ग्रसित है। जो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर टोटल जो हमारी लैंड है वो मुख्य रूप से जितना भारत का क्षेत्रफल है उसमें से आधा हमारे समस्याग्रस्त मृदाएं पाई जाती हैं। उनमें फिर विभिन्न प्रकार की कैटेगरी के अंदर उनको डिवाइड किया जाता है, जिसमें से हम बात करें ये हमारे टोटल हो गया कि समस्याग्रस्त मृदाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है ना। जो हमने पिछले स्लाइड में 7 प्रकार की मृदाएं देखी थी वो उन सभी का एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे 173.65 मिलियन हेक्टेयर। अब ये 173.65 मिलियन हेक्टेयर है, इनमें से अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है, इनमें से अब अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल की बात करें तो इनमें से अम्लीय मृदाओं का जो क्षेत्रफल की है वो है अम्लीय मृदाओं का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे 90 मिलियन हेक्टेयर। कितना है 90 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है ना।
173.65 मिलियन हेक्टेयर में से 90 मिलियन हेक्टेयर हमारे अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल। इसके बाद में जो भी शेष बचा हुआ है लगभग ये हमारे मुख्य रूप से 80 मिलियन हेक्टेयर और बचा हुआ है, जिसमें से लवणीय मृदाओं का क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, हमारे जो भी मृदा अपरदन होता है उनका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, सेम समस्याओं का क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। तो वो सभी अलग अलग कैटेगरी में जब हम उनको सेपरेट पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम उनको काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अम्लीय मृदाओं का भारत के अंदर क्षेत्रफल कितना है, तो वो हो जाएगा हमारे 90 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे अम्लीय मृदाओं से रिलेटेड जो जानकारी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम इसका हमने तत्व देखा, क्षेत्रफल देखा, अब हम इसके अंदर देखते हैं अम्लीय जो मृदाएं होती हैं इनके अंदर हम देखते हैं इनका विस्तार देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनका निर्माण किन क्षेत्रों के अंदर होता है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने तत्व के बारे में देखा, उसके बाद में हमने क्षेत्रफल देखा। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो अम्लीय मृदा होती है इनका जो निर्माण जो होता है भारत के अंदर, इनका जो निर्माण होता है, निर्माण या फिर इनका जो विस्तार होता है वो किन क्षेत्रों में होता है, निर्माण या फिर विस्तार किन क्षेत्रों के अंदर होता है। तो जो अम्लीय जो मृदा होती है इनका निर्माण या जो विस्तार होता है वो किस भागों में होता है, तो किन क्षेत्रों में होता है, तो आर्द्र क्षेत्रों में होता है। किन क्षेत्रों में होता है, आर्द्र क्षेत्र, या फिर हम कह सकते हैं इसको ह्यूमिड एरिया। ह्यूमिड एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा अम्लीय मृदा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर आर्द्र क्षेत्र कहाँ कहाँ पर होता है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो आर्द्र क्षेत्र की बात करें तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत का पूर्वी क्षेत्र जिसके अंदर मुख्य रूप से हमारे पहाड़ी राज्य आ जाते हैं। जैसे हम बात करें 7 सिस्टर स्टेट, ये 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हम बात करें असम हो गया, हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ये जितने भी त्रिपुरा होगा, ये जितने भी हमारे 7 सिस्टर स्टेट हैं ये सभी सभी हमारे पूर्वी क्षेत्र के अंदर आते हैं, और ये सभी यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी कारण से यहाँ पर आर्द्र क्षेत्र विकसित हो जाता है और जहाँ पर अम्लीय मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और बात करें और कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से हमारे जो केरल जो राज्य हैं वहाँ पर भी क्या पाई जाती है, हमारे आर्द्र भूमि पाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर पहाड़ियाँ होंगी वहाँ पर वन सबसे अधिक मात्रा में होंगे, वहाँ पर जो फॉरेस्ट जो होंगे वो फॉरेस्ट की जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसी कारण से वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है तो वो वहाँ पर आर्द्र क्षेत्र होता है तो वहाँ पर अम्लीय मृदा बन जाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने ओवरऑल इंडिया की बात की। इसके अतिरिक्त हम बात करें इंडिया में और कहाँ कहाँ पर हो सकती है, तो केरल में हो जाएगी हमारे। इसके अतिरिक्त हम बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें बिहार के अंदर होगी, बिहार के अंदर हो जाएगी, यूके यानी उत्तराखंड के अंदर हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगी, ठीक है ना, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगी। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उन सभी के अंदर हमारे क्या होगी, अम्लीय मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती है। तो क्योंकि राजस्थान के अंदर भी पहाड़ी क्षेत्र कई सारे, जैसे हम बात करें अरावली का जो पूरा बेल्ट है वो हमारे मुख्य रूप से राजस्थान को 2 भागों में बांटता है, जिसके अंदर हम बात करें हमारे लगभग 10 से 15 जिला आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, हमारे भिलवाड़ा का कुछ क्षेत्र आ जाता है। तो वो इसके अतिरिक्त हम बात करें हाड़ौती का पूरा पठारी क्षेत्र आ जाता है। फिर आगे चलकर ये हमारे सीकर वाला जो पूरा क्षेत्र आ जाता है, ये हमारे मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इनको काउंट किया जाता है। जो अरावली जो बेल्ट है वहाँ पर जितने भी जिला आते हैं वो सभी के सभी हम कह सकते हैं एक अम्लीय मृदा के निर्माण में जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है एक तो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, और एक पाया जाता है ये हमारे उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग, ठीक है ना, उदयपुर संभाग। जहाँ जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर भी अम्लीय मृदा पाई जाती है। अब बात करें राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, और एक हो जाएगा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा, तो माउंट आबू हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों हमारे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर झालावाड़ आ गया, कोटा आ गया, हमारा बूंदी आ गया, और उदयपुर संभाग के अंदर हमारे मुख्य रूप से उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद आ गया। जो पहाड़ी क्षेत्र वो सभी सभी आ जाएंगे, और एक आ जाएगा हमारे माउंट आबू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो वहाँ पर जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र विकसित होता है, आर्द्र क्षेत्र विकसित होता है, जहां पर हमारे अम्लीय मृदा का निर्माण सबसे अधिक मात्रा में होता है। ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इतना यहां तक हमने देखा, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं अम्लीय मृदाओं का वर्गीकरण। अम्लीय मृदाओं का वर्गीकरण आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, अभी तक
इससे पहले जब भी आपने कहीं पे भी अम्लीय मृदाओं के बारे में पढ़ा होगा तो आपने अम्लीय मृदाओं का वर्गीकरण कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आज हम अम्लीय मृदाओं का वर्गीकरण देखते हैं कि अम्लीय मृदा जो होती है वो पीएच मान के आधार पर अम्लीय मृदाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं जो अम्लीय मृदा जो है इनका हम क्या देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं। अम्लीय मृदाओं का क्या वर्गीकरण, अम्लीय मृदाओं का वर्गीकरण। अम्लीय मृदाओं का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर हो जाएगा, पीएच के आधार पर। पीएच के आधार पर, किसके आधार पर होगा, पीएच के आधार पर। यानी कि हमने देखा है कि जो अम्लीय मृदा जो होती है उनका पीएच मान कितना होता है, 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। यानी कि ऐसी मृदा जिनका पीएच मान 7 से कम होता है उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, अम्लीय मृदाओं के नाम से जानते हैं। और अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल हमने कितना देखा, 90 मिलियन हेक्टेयर के रूप में देखा। लेकिन 90 मिलियन हेक्टेयर जो हमने देखा वो सभी का सभी जो 90 मिलियन हेक्टेयर है उनका सभी का पीएच मान एक जैसा थोड़ा होता है, सभी का अलग अलग होता है। कहीं पे हो सकता है पीएच मान है वो लगभग 3 के आसपास हो, कहीं पे पीएच मान हो सकता है 6.5 के आसपास हो, कहीं पे पीएच मान हो सकता है 5.5 के आसपास हो तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पीएच मान पाया जाता है। तो उसी के आधार पर पीएच मान के आधार पर अम्लीय मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, तो 7 अलग अलग आधार पर पीएच मान के आधार पर इनका अम्लीय मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो उनमें से 7 में से हम केवल 3 से 4 मृदाओं के बारे में देखेंगे जिनसे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बात करें पीएच मान के आधार पर तो सबसे पहली आती है हमारे पिट मृदा। कौन सी मृदा, पिट मृदा। इनका जो पीएच मान जो होता है, इनका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 4 से कम होता है, 4 से कम होता है। यह पीट मृदा क्या होती है, मग मृदा क्या होती है, ये मैंने स्टार्टिंग जब हमने सोइल साइंस स्टार्ट किया था तब मैंने आपको मृदाओं के प्रकार बताए थे, तब उसके अंदर मैंने आपको पिट मृदा और मग मृदा के बारे में डिटेल से बता रखा है, तो वो वहाँ से आप देख लेना। अभी हम केवल और केवल इनके पीएच मान के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहली जो मृदा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, पिट मृदा हो जाएगी, जिनका पीएच मान कितना होता है, 4 से कम होता है। दूसरी आती है हमारे मक मृदा। कौन सी मृदा आती है, मक मृदा। कौन सी मृदा आती है, मक मृदा, जिनका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 4 से ज़्यादा होता है। कितना होता है, 4 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। नंबर 3 बात करें हम, नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर हमारे नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर एक आ जाएगा हमारे केट क्ले, ठीक है ना, केट क्ले। अब ये केट क्ले क्या होता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में हम कुछ देर बाद में डिस्कस करेंगे। जो केट क्ले जो होती है इसका जो पीएच मान जो होता है, पीएच मान कितना होता है, 3.5 से कम होता है। कितना होता है, 3.5 से कम होता है, ठीक है ना। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 आ जाएगा हमारे वन भूमि। जो वनों के अंदर जो मृदा होती है उसका जो पीएच मान जो होता है, वन भूमि जो होती है उसका जो पीएच मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 5.5 से लेकर लगभग 6.5 तक होता है। तो ये मुख्य रूप से हमें 4 पीएच मान पता होने चाहिए जिनसे सीधा ही निश्चित रूप से सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा हो जाएगा, पीएच मान के आधार पर, यानी कि ये जो पीएच मान के आधार पर हम देख रहे हैं, हमने देखा था भारत के अंदर कितने प्रकार की जो मृदा होती है, वो अम्लीय मृदा जो होती है वो कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है, 90 मिलियन हेक्टेयर में पाई जाती है। अब 90 मिलियन हेक्टेयर के अंदर अम्लीय मृदा पाई जा रही है तो इन सभी का जो पीएच मान होगा, जो 90 मिलियन हेक्टेयर के अंदर जो अम्लीय मृदा पाई जा रही है उन सभी का पीएच मान सेम नहीं होगा। यानी कि हम बात करें, मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था कि कौन से क्षेत्र में कहाँ पर पाया जाता है। तो एक बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा होती है हमारे मुख्य रूप से जो मेघालय राज्य होता है वहाँ पर मानसीराव स्थान पर एक सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अगर वहाँ की जो सोइल होती है, वहाँ का अगर सोइल का टेस्ट करेंगे तो वहाँ का जो पीएच मान होगा वो बहुत ही कम मिलेगा। तुलनात्मक रूप से राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर जो सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ जिले के अंदर होती है, तो यहाँ की मृदा का अगर हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ की मृदा का जो हमें पीएच मान मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें हिमालय का जो पर्वतीय राज्य है, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हमारे बिहार का जो तराई क्षेत्र होगा, वेस्ट बंगाल जो वाला जो इलाका होगा, इनका अगर हम सॉइल का टेस्ट करेंगे तो यहाँ का पीएच मान हमें अलग मिलेगा। तो होगी वो मृदा अम्लीय होगी, लेकिन वो किसके अंदर आएगी, 90 मिलियन हेक्टेयर के अंदर आएगी। लेकिन उनका जब हम पर्टिकुलर स्थान विशेष की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की मृदा देखने को मिलेगी, जो हमारे मुख्य रूप से अम्लीय मृदा के रूप में काउंट करेंगे। तो अम्लीय मृदाओं के अंदर भी इनका अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पीएच के आधार पर, जिसके अंदर सबसे पहला आता है पिट मृदा, पीएच मान 4 से कम होता है। मक मृदा पीएच मान 4 से ज़्यादा होता है।
केट कलर जिनका पीएच मान 3.5 से कम होता है, वन भूमि जो होती है या फिर जहाँ पर हम बात करें फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ का जो पीएच मान होता है वो लगभग 5.5 से लेकर 6.5 के आसपास होता है। ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपने उम्मीद है आपने इनके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि पीट व मग मृदा का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, कितना होता है, केट कलर का कहाँ से कहाँ तक होता है, ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए। और एक बात और याद रखना, जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा पीएच मान कम होगा, जितना ज़्यादा पीएच मान कम होगा उस मृदा के अंदर हम किस फसल को उगा सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं। तो उसके अंदर याद रखना चावल की फसल हम आसानी से उगा सकते हैं। कौन सी फसल उगा सकते हैं? चावल की फसल आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि जो एक चावल की जो फसल ये मुख्य रूप से इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, पानी के अंदर ही इसको हम उगा सकते हैं। तो जो भी हमारी मृदाएं होती हैं, अम्लीय मृदा होती है, जितना ज़्यादा पीएच मान कम होगा तो हम कौन सी फसल सजेस्ट करेंगे, तो वो हम चावल की फसल उनको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि चावल की फसल जो है वो पानी की मात्रा इनको अधिक आवश्यकता होती है, इसी कारण से हम चावल की फसल वहाँ पर आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है ना। चावल की फसल से यहाँ पर हमारे एक और कॉन्सेप्ट बनता है और वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना जो हमारा अम्लीय मृदा जो होती है, इनकी अम्लीय मृदाओं की जो भौतिक दशा होती है, भौतिक दशा खराब नहीं होती, भौतिक दशा खराब नहीं होती है, भौतिक दशा खराब नहीं होती है। जो अम्लीय जो मृदा होती है इनकी क्या होती है, फिजिकल जो कंडीशन होती है, फिजिकल कंडीशन के अंदर जो सोइल की जो फिजिकल कंडीशन होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसके अंदर हमारे मुख्य रूप से मृदा वायु आता है, मृदा का अंदर जो जल होता है वो आता है, मृदा के अंदर रंध्रावकाश कितना है वो आ जाता है, हमारे मुख्य रूप से मृदा संरचना आ जाती है, मृदा कणाकार आ जाते हैं, मृदा का रंग आ जाता है, मृदा तापमान आ जाता है। ये सभी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप वहाँ पर जाके देख लेना, ठीक है ना। तो ये सभी हमारी जो मैंने अभी आपको ये 7-8 नाम बोलकर बताई, ये सभी के सभी हमारा भौतिक दशा के रूप में काउंट किए जाते हैं मृदा की। तो जो अम्लीय मृदा जो होती है इनकी भौतिक दशा खराब क्यों नहीं होती, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, तो इसकी तुलना जो अम्लीय मृदा है इसकी तुलना हम किससे करें, लवणीय व क्षारीय मृदा से करें। तो लवणीय व क्षारीय मृदा के अंदर हम क्या, उनका पीएच मान ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे चावल की फसल जो अम्लीय मृदा के अंदर जो भी हम फसलें उगाते हैं वो हम लवणीय मृदा के अंदर उगाएंगे, क्षारीय मृदाओं के अंदर उगाएंगे, तो वो वहाँ पर उतनी वृद्धि नहीं दे पाएगी या फिर उनसे उतना उत्पादन हमें प्रोडक्शन फसलों से नहीं मिल पाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा पीएच मान कम होगा उसका अंदर यदि हम चावल उगाएंगे, चाय की फसल उगाएंगे या फिर आलू उगाएंगे या फिर रोडस घास उगाएंगे, जो फसलें होती हैं उन सभी को उगाएंगे, तो यह पीएच मान कम होने के बावजूद भी हमें अधिकतम फसल उत्पादन दे सकते हैं। और जनरली हम चावल के केस में बात करें तो पीएच मान उतना जितना ज़्यादा कम होगा इतना ज़्यादा हमें क्या देगा, चावल की फसल से हमें उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा तुलनात्मक रूप से लवणीय व क्षारीय मृदाओं की अपेक्षा। इसी कारण से कहा जाता है कि जो अम्लीय मृदा जो होती है उनकी भौतिक दशा खराब नहीं होती, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अम्लीय मृदाओं के बारे में देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई और कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो जिनसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केवल और केवल जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम चर्चा करना, ठीक है ना। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे अम्लीय मृदा होती है इनकी फिजिकल जो कंडीशन होती है वो ख़राब नहीं होती, यहाँ हमने देखा। अब हम बात करें जो अम्लीय मृदा जो होती है इसके अंदर जो जीवाश्म पदार्थ होते हैं, जीवाश्म पदार्थ की क्या होती है, अधिकता होती है, जीवाश्म पदार्थ की अधिकता होती है। अब ये जीवाश्म पदार्थ की अधिकता अम्लीय मृदा के अंदर किन कारणों से होती है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपने अच्छे से उसको सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, तो आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए होगे तो आप आसानी से बता सकते हो। क्योंकि जो अम्लीय मृदा जो होती है वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर जो आर्द्रता होती है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और आर्द्रता किस क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी, जहाँ पर हरियाली होगी, जहाँ पर वनस्पति सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी। अब जहाँ पर वनस्पति होगी वहाँ पर क्या होगा, समय अनुसार जो वनस्पति होगी वो अलग अलग प्रकार की होगी, तो वो वहाँ पर अपने जो भी टहनियाँ होगी, वो सूखी टहनियाँ होगी, उनको नीचे जड़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं जो भी पत्तियाँ होगी वो ज़मीन पर गिरेगी। तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, एक कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होगी वो सबसे अधिक ज़्यादा विकसित होगी, और जिनको हम किस नाम से जानते हैं, जीवाश्म पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो उसी कारण से क्या होता है, अम्लीय मृदा जहाँ कहीं पर भी होगी वहाँ पर क्या होगा, हमें जीवाश्म पदार्थ जो होंगे वो अधिकता से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर हम जहाँ पर जीवाश्म पदार्थों की अधिकता होगी वहाँ पर क्या होगा, मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। तो हम बात करें अब अम्लीय मृदा के अंदर किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती है, तो हम बात करें जहां पर जीवाश्म पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो वहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कवक हो गए,
कवक की जो अधिकता होगी वो सबसे अधिक मात्रा में वहां पर पाई जाएगी, ठीक है ना। तो प्रश्न आ सकता है कि अम्लीय मृदा के अंदर किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की अधिकता पाई जाती है, तो वो मुख्य रूप से हमारे फंजाई या फिर हमारे कवक हो जाएगा, ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए। और जहाँ का ये हमने देखा हुआ भी है कि जहाँ पर नमी अधिक मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली फंगस की वृद्धि तेज़ी से होती है, और वहाँ पर जो फंगस होते हैं वो तेज़ी से वृद्धि करते हैं और उसका डिकम्पोज करने का कार्य करते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट लेने का कार्य करते हैं। तो वहाँ पर जीवांश पदार्थ की इसमें अधिकता होती है, और साथ ही साथ में जीवांश पदार्थ जहाँ पर होंगे वहाँ पर कवक की वृद्धि अधिक होती है, या फिर हम कह सकते हैं अम्लीय मृदा के अंदर जो कवक होते हैं इनकी मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तुलनात्मक रूप से जीवाणु और एक्टिनोमाइसीट्स की तुलना में, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हमें पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं जो अम्लीय मृदा जो होती है इनके प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। अम्लीय मृदा के प्रकार, अब हम देखते हैं अम्लीय मृदा के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अम्लीय मृदा जो होती है ये कितने दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इसके अंदर सक्रिय अम्लीयता, कौन सी अम्लीयता, सक्रिय अम्लीयता, एक होती है सक्रिय अम्लीयता, और दूसरी होती है इसके अंदर विनिमयशील अम्लीयता, विनिमयशील अम्लीयता। एक तो होती है सक्रिय अम्लीयता और दूसरी होती है इसके अंदर साथियों विनिमयशील अम्लीयता, ठीक है। अब ये दोनों क्या होती है, इनकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो दोनों प्रकार की जो अम्लीयता होती है किसके आधार पर होती है, तो H+ आयंस के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, H+ आयंस के आधार पर होती है, जो मुख्य रूप से हमें पता होने चाहिए। तो अब बात करते हैं हम सक्रिय अम्लीयता की बात करें तो सक्रिय अम्लीयता कहते किसे हैं, तो वह मृदा जिसमें उपस्थित मृदा विलयन में उपस्थित H+ आयंस के कारण मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। यानी कि सक्रिय अम्लीयता किसे कहते हैं कि अगर मृदा के अंदर जो विलयन जो होता है, जो सॉइल सॉल्यूशन जो होता है मृदा विलयन होता है, उसके अंदर यदि हमारे H+ आयंस की प्रधानता है और उसकी वजह से मृदा अम्लीय हो जाती है, तो ऐसी अम्लीयता को हम सक्रिय अम्लीयता के नाम से जानते हैं। ऐसी अम्लीयता को किस नाम से जानते हैं, सक्रिय अम्लीयता के नाम से जानते हैं। और यही जो सक्रिय अम्लीयता होती है यही pH के रूप में ज्ञात की जाती है, pH के रूप में ज्ञात करते हैं, pH ज्ञात करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि आप सॉइल का टेस्ट करते हैं pH के माध्यम से कि किस प्रकार की मृदा का जो pH मान है वो 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है, या फिर 7 के आसपास है। तो वो जो मुख्य रूप से की जाती है वो किसके आधार पर की जाती है, सक्रिय अम्लीयता की पहचान के लिए हम जो करते हैं वो मुख्य रूप से जो अम्लीयता होती है वो हमारे सक्रिय अम्लीयता हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि सक्रिय अम्लीयता का या फिर हम कह सकते हैं अम्लीय मृदा का अगर हमें पहचान करते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार की अम्लीयता हमको देखने को मिलती है, तो वो हमें सक्रिय अम्लीयता देखने को मिलती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे विनिमयशील अम्लीयता की बात करें तो विनिमयशील अम्लीयता क्या होती है, तो मृदा के जो कण होते हैं, मृदा कण पर अधिशोषित H+ आयंस से उत्पन्न अम्लीयता को क्या कहते हैं, हम विनिमयशील अम्लीयता कहते हैं। विनिमयशील अम्लीयता क्या किसे कहते हैं, तो मृदा के जो कण होते हैं उस मृदा कणों के ऊपर यदि H+ आयंस की प्रधानता है और उन कणों की वजह से मृदा के अंदर अम्लता पैदा हो रही है या उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी अम्लता को हम विनिमयशील अम्लीयता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हम उसको विनिमयशील अम्लीयता के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अम्लीय मृदा के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, सक्रिय अम्लीयता और विनिमयशील अम्लीयता। सक्रिय अम्लीयता किससे कहते हैं, तो वह मृदा जिसके अंदर जो विलयन होता है उसके अंदर अगर कोई H+ आयन है और उसकी वजह से मृदा के अंदर अम्लता उत्पन्न हो रही है तो उसे हम सक्रिय अम्लता कहते हैं। और विनिमयशील अम्लता किसे कहते हैं, तो मृदा के जो कण होते हैं उसके ऊपर अधिशोषित जो H+ आयंस होते हैं उनकी वजह से अगर मृदा के अंदर अम्लता उत्पन्न हो रही है तो वो हमारा मुख्य रूप से विनिमयशील अम्लता कहलाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो अम्लीय मृदा जो होती हैं इनका निर्माण किस प्रकार से होती है या फिर अम्लीय मृदा किस प्रकार से बनती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अम्लीय मृदा का बनने के कारण क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप भी हेडिंग डालना अम्लीय मृदाओं के अंदर अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण क्या क्या है, अम्लीय मृदाओं के बनने के प्रमुख कारण क्या क्या है, ठीक है ना।
अम्लीय मृदाओं के बनने के कारण क्या क्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम वो जो जितने भी इसके रीजन है बनने के, उन सभी रीजन्स के बारे में हम केवल नाम देखते हैं। उसके बाद में हम एक एक को करके डिटेल से उसके बारे में देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से अम्लीय मृदा का निर्माण होता है इन कारणों की वजह से, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर हमारे अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग लगातार यदि हम अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो उससे हमारी जो मृदा होगी वो अम्लीय बन जाएगी, ठीक है ना। अभी अम्लीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, ठीक है ना। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे क्षारीय पदार्थों का निक्षालन। क्षारीय पदार्थों का निक्षालन क्या हो जाएगा, क्षारीय पदार्थों का निक्षालन, ठीक है ना। निक्षालन क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नंबर थर्ड की बात करें तो सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता। सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता। अगला जो हम हो जाएगा सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता। नंबर 4 हो जाएगा इसमें अम्लीय वर्षा। क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 हो जाएगा इसके अंदर, नंबर 4 हो जाएगा अम्लीय वर्षा। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगा अत्यधिक वर्षा, ठीक है ना। तो ये 5 प्रमुख कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर अम्लीय मृदाओं को बनने के कारण के अंदर सबसे पहला जो हमारे कारण आता है वो आता है हमारे अम्लीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग से हमारी जो मृदा होती है वो अम्लीय बन जाती है। अब किस वजह से बन जाती है, उसके पीछे का कारण क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम पहला कारण देखते हैं अम्लीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं। तो अम्लीय उर्वरक किन्हें कहेंगे, तो अम्लीय उर्वरक किन्हें कहते हैं, तो जिनके पीछे क्या लगा हुआ होता है, ऐसे उर्वरक जिनके पीछे जो नाइट्रोजन जो होती है। अम्लीय उर्वरक किसे कहते हैं, तो ऐसे उर्वरक जिनके अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन जो होती है वो किस रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो होती है वो किस रूप में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन जो होती है वो या तो फिर एमाइड के रूप में पाई जाती है या फिर अमोनिया के रूप में, या फिर अमोनियम के रूप में। अगर मैं जो बात बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना। ऐसे उर्वरक जिनके अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन जो होती है वो एमाइड के रूप में, अमोनियम के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में होती है, तो ऐसे उर्वरकों की जो प्रकृति होती है, यानी कि जो ऐसे उर्वरकों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। यानी कि अगर हम ऐसे उर्वरकों का उपयोग, यानी कि जो हमारे एमाइड युक्त उर्वरक है जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया की बात करें तो हम बात करें अमोनियम सल्फेट हो गया, हमारे ये जितने भी ऐसे उर्वरक होते हैं जिनके अंदर ये फॉर्म में पाई जाती है नाइट्रोजन, इनका अगर हम मृदा के अंदर लगातार उपयोग करेंगे पोषक तत्व को देने के लिए, तो वो अल्टीमेटली आगे जाकर जो मृदा के अंदर जो अपना प्रभाव डालेंगे वो किस प्रकार का डालेंगे, अम्लीय प्रभाव डालेंगे। कैसा डालेंगे, अम्लीय प्रभाव डालेंगे। तो यानी कि लगातार यदि हम नाइट्रोजन देने के लिए यदि हम यूरिया का उपयोग कर रहे हैं लगातार, या फिर हम अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर रहे हैं, या फिर हम डाई अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर रहे हैं, तो यदि हम ऐसे उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं तो वो उर्वरक आगे जाकर हमारी मृदा को जो होगी वो अम्लीय बना देंगे, ठीक है ना। तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मृदा होती है वो अम्लीय बन जाती है। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अम्लीय उर्वरक कौन कौन से होते हैं या फिर प्रकृति कैसी होती है। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस उर्वरक की प्रकृति अम्लीय होती है। तो जिनके अंदर ये तीनों टर्म आपको मिल जाए, एमाइड, अमोनिया और अमोनियम, ठीक है ना। तो ऐसे उर्वरकों की जो प्रकृति होगी वो हमारे अम्लीय होगी, ठीक है ना। अब ये उर्वरक क्या होते हैं इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इनके बारे में हम सेपरेट जब उर्वरक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर उनके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है क्षारीय पदार्थों का निक्षालन। क्या कौन सा आता है, क्षारीय पदार्थ। अब ये क्षारीय पदार्थों का निक्षालन के अंदर यहाँ पर एक टर्म आया है निक्षालन। निक्षालन किसे कहते हैं, तो निक्षालन को इंग्लिश में हम लीचिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना। जब कोई भी पोषक तत्व मृदा विलयन के साथ में घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं तो ऐसे इस क्रिया को हम निक्षालन के नाम से जानते हैं। निक्षालन किसे कहते हैं, तो जब मृदा विलयन के साथ में जब पोषक तत्व घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं तब ऐसे उर्वरकों या ऐसे पोषक तत्वों को हम या फिर इस क्रिया को हम निक्षालन के नाम से जानते हैं। अब निक्षालन के अंदर यदि क्षारीय पदार्थ मृदा विलयन के साथ में घुलकर
अंदर के जो संस्त्र होते हैं मृदा के अंदर वहाँ पर चले जाते हैं, तो उसे हम क्षारीय पदार्थों का निक्षालन के नाम से जानते हैं। अब ये जो क्षारीय पदार्थों का निक्षालन होता है, यानी कि मृदा का विलयन के साथ में घुलकर जो पदार्थ नीचे जा रहे हैं उनके अंदर कौन से पदार्थ होंगे या फिर कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो कैल्शियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया हमारा, सोडियम हो गया हमारा और पोटेशियम हो गया। ये जो चारों जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये चारों तत्व पौधे के आवश्यक पोषक तत्व की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब ये सभी के बारे में हम डिटेल से जब पोषक तत्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर एनालिसिस करेंगे। फिलहाल केवल इनके बारे में केवल नाम सुनिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये कैसे होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये जो भी हम पौधों को उपलब्ध करवाएंगे ये मुख्य रूप से मृदा के अंदर क्षारीय प्रभाव डालते हैं। अगर यही पोषक तत्व मृदा विलयन में घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं तो उससे हमारी जो मृदा होती है वो अम्लीय मृदा बन जाती है, ठीक है ना। तो क्षारीय पदार्थों का निक्षालन जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या इनके ऑक्साइड हो जाएंगे या फिर इनके सल्फेट हो जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, ये वो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। ये यौगिक मृदा विलयन में घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं तो उसे हम निक्षालन के नाम से जानते हैं और उसकी वजह से हमारी जो मृदा होगी वो अम्लीय मृदा बन जाती है, ठीक है ना। तो दो कारण यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, पहला अम्लीय उर्वरक और दूसरा था हमारे सारे पदार्थों का निक्षालन। अब हम उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता। हम सभी ने देखा जब मैंने आपको अम्लीय मृदा किन क्षेत्रों में बनती है तो हमने देखा था आधे क्षेत्रों में अम्लीय मृदाओं का निर्माण ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर मैंने बताया था जहाँ पर अम्लीय मृदा का निर्माण आधे क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, तो आधे क्षेत्रों में क्यों होता है, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पर वनस्पति या फिर हरियाली ज़्यादा पाई जाती है और जितनी ज़्यादा हरियाली होगी तो वहाँ कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति भी ज़्यादा होगी। कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में सूक्ष्म जीव जो होंगे वो अधिक उनका अपघटन करेंगे, उनका पोषण वहाँ से प्राप्त करेंगे तो उनकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा होगी। तो जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव वहाँ पर क्रियाशील रहेंगे तो सूक्ष्म जीव जैसे ही किसी कार्बनिक पदार्थ को खाएंगे तो वहाँ से वो CO2 गैस जो होगी उसको रिलीज करेंगे और जो CO2 जो गैस होती है वो जल से क्रिया करके एक अम्ल बनाती है जिसको हम कार्बनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो CO2 गैस रिलीज करेंगे और CO2 गैस जो होगी वो किससे, पानी का जो अणु होता है, जल जो होता है, इससे क्रिया करके H2CO3 नाम का एक कार्बनिक अम्ल बनाती है। इसे किस नाम से जानते हैं, H2CO3 को कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे दुर्बल अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, अम्ल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें एक होता है प्रबल अम्ल होता है, जैसे हम बात करें हो गया हमारे H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्सिल अम्ल हो गया जिसको हम H2SO4 को जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी हमारे प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। दुर्बल अम्ल की श्रेणी में हमारे कार्बनिक अम्ल आता है। ये क्या करता है, मृदा के अंदर इनका अगर जैसे ही सूक्ष्म जीव CO2 गैस रिलीज करते हैं, जल का अणु मिल जाता है तो ये क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाते हैं और उसकी वजह से हमारी जो मृदा हो जाती है वो अम्लीय बन जाती है, ठीक है ना। इसी वजह से सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि मृदा अम्लीय बनती है या नहीं बनती। अगर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम है तो मृदा अम्लीयता कम बनेगी, अगर सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पर अम्लीय मृदाओं का निर्माण ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा किस प्रकार से होती है उसका पूरा हम अब मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा की बात करें यहाँ पर तो जो अम्लीय वर्षा जो होती है इसका सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इसका pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का जो pH मान जो होता है वो कितना होता है, 5.5 से कम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे RS प्री के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है कि अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है वो 5.5 से कम होता है। अब हम देखते हैं जो अम्लीय वर्षा जो होती है, ये अम्लीय वर्षा होने के पीछे के जो जिम्मेदार जो कारक होते हैं या जो गैस होती है वो कौन कौन सी गैसें होती हैं। अम्लीय वर्षा जो होती है वो अम्लीय वर्षा होने के लिए पीछे 2 गैसें जिम्मेदार होती है। एक तो होती है SO2 गैस और एक होती है NO2 गैस। कौन कौन सी गैस होती है, एक तो होती है SO2 गैस और एक होती है NO2 गैस, ठीक है ना। उनमें से बात करें जो SO2 जो गैस होती है साथियों वो लगभग 70% जिम्मेदार होती है अम्लीय वर्षा के लिए और NO2 जो गैस होती है ये लगभग 30% जिम्मेदार होती है अम्लीय वर्षा के लिए। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। तो SO2 और NO2 प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो SO2 70% होती है और NO2 30% होती है। अब ये अम्लीय वर्षा किस प्रकार से करती है, तो जो हमारे SO2 और NO2 होती है ये दोनों किससे क्रिया करते हैं, जल का जो अणु होता है H2O जो होता है इससे अगर क्रिया कर लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं SO2। SO2 क्या करेगा, अगर जल से क्रिया करता है तो ये बनाता है H2SO4। क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। और जो बात करें NO2 की बात करें, NO2 जो होता है ये अगर हमारे जल के अणु से क्रिया करता है तो ये बनाता है हमारे HNO3 बनाता है। क्या बनाता है, HNO3 बनाता है। SO2 जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा।
NO2 जल से क्रिया करेगा तो HNO3 बनाएगा। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अम्ल होते हैं। कौन कौन से अम्ल होते हैं, तो H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, इसी को हम अम्लों का राजा कहते हैं। और ये जो H2SO4 होता है इसी को हम गंधक का तेजाब या फिर गंधक का अम्ल के नाम से जानते हैं। तो 4 नाम होते हैं कौन कौन से, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अम्लों का राजा होता है, गंधक का तेजाब या फिर गंधक का अम्ल के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है इनका। और इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं या फिर नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये प्रबल अम्ल होता है, ये दुर्बल अम्ल होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इनकी कहानी की बात करते हैं। तो जो H2SO4 होता है ये क्या होता है, इसका pH मान सबसे कम होता है, यानी कि pH मान लगभग हम बात करें जो H2SO4 होता है इसका pH मान लगभग 2.5 के आसपास ऐसा कुछ होता है। तो जितना ज़्यादा pH मान कम रहेगा उतना ज़्यादा उसकी जो कोई भी विलियन होगा, सॉल्यूशन होगा, उसकी एसिडिटी यानी कि अम्लीयता उतनी ज़्यादा होगी। तो H2SO4 के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर इसकी एक बूंद भी अगर हमारे हाथ के ऊपर गिर जाती है या फिर मर्दा के ऊपर गिर जाती है तो ये एज इट इज उसको आर पार ऐसे कैसे वो बूंद आर पार ऐसे कैसे निकल जाती है। यानी कि अगर इस प्लास्टिक के ऊपर ये जो आपको मार्कर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैंने अगर H2SO4 की एक बूंद डाल दी तो सांद्र H2SO4 जो होता है उसकी एक बूंद डाल दी तो वो बूंद ऐसे कैसे इसको पिघलाकर आर पार ऐसे कैसे निकल जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इसी कारण इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। अब ये जैसे अम्लीय वर्षा के रूप में हमारे वातावरण से होते हुए वर्षा के साथ में अगर धरती पर गिरेगा तो वो जमीन को क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा। इसी कारण से अम्लीय वर्षा भी जिम्मेदार होती है हमारे मृदा को अम्लीय बनाने के लिए, ठीक है ना। उसी वही कहानी हमारे HNO3 के हैं, यानी कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो जब बादल के अंदर जो बादल जो होते हैं उनके अंदर मौजूद जो वाष्प होती है अगर उनके अंदर मिल जाता है तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे संघनन की क्रिया करते हुए जमीन पर आते हैं और जमीन पर आने के बाद में वो अम्लीय वर्षा बना देते हैं। तो इसे को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा किन की वजह से होती है, तो 2 गैसों की वजह से होती है, SO2 और NO2 की वजह से, ठीक है ना। और उसके बाद में कौन सा अम्ल बनता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और HNO3 बनता है। और यही दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। और इनका जो pH मान होता है, दोनों जो विलयन बनते हैं इन दोनों विलयन का जो pH मान होता है वो किससे कम होता है, 5.5 से कम होता है। ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अम्लीय वर्षा क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से इकोलॉजी और इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल से दे रखा है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम और वहाँ पर अच्छे से इसको देख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा के बारे में आप सभी जनरली जानते हो, जितनी ज़्यादा वर्षा होगी तो उतनी ज़्यादा वहाँ की जो सोइल होगी वो हमारे मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा अम्लीय मृदा बन जाएगी। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान के केस में सबसे अधिक जो वर्षा होती है एक तो माउंट आबू में होती है और एक झालावाड़ के अंदर होती है। तो वहाँ की जो मृदा होती है वो अम्लीय मृदा होती है। इसी प्रकार भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर जो सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से हमारे जो अम्लीय वर्षा होती है भारत के अंदर वो मेघालय राज्य के अंदर होती है या फिर पहाड़ी राज्यों के अंदर होती है, जिसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश आ गया, असम आ गया हमारा, और एक आ जाएगा मेघालय। तो वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होने की वजह से अम्लीय मृदा वहाँ पर पाई जाती है। और ओवरऑल अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो मुख्य रूप से हमारे उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होती हैं, ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वहाँ पर होती है, या फिर हम कह सकते हैं मकर रेखा जो होती है वहाँ पर जो सबसे अधिक वर्षा होती है। तो वहाँ पर जो मृदा होगी वो मुख्य रूप से हमारे अम्लीय मृदा पाई जाती है। जिसके अंदर अगर हम देशों की बात करें तो हमारे मुख्य रूप से भारत हो जाएगा, इसी के साथ में कुछ हमारा अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है द्वीप हो जाएगा वो हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, हमारे सिंगापुर हो जाएगा। ये जितने भी जो हम कह सकते हैं मकर रेखा के आसपास के जो देश होते हैं वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। तो मैंने सभी के सापेक्ष बता दिया, राजस्थान के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष और विश्व के सापेक्ष भी मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पर अम्लीय मृदा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे अम्लीय मृदाओं के बनने के जो प्रमुख कारण होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अम्लीय मृदाओं के बनने का जो पीछे का प्रमुख कारण थे वो 5 कारण थे, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिकली जो रीजन होते हैं वो 5 कारण होते हैं। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, क्षारीय पदार्थों का निक्षालन, सूक्ष्मजीव की क्रियाशीलता, अम्लीय वर्षा और अत्यधिक वर्षा की वजह से हमारे जो मृदा होती है वो अम्लीय मृदा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर हम अब इसके बाद में एक अम्लीय मृदाओं के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ, और उस टॉपिक का नाम है अम्लीय मृदाओं का सुधार। अम्लीय मृदाओं का सुधार किन किन के माध्यम से हम कर सकते हैं, तो हम अम्लीय मृदाओं का सुधार मुख्य रूप से 4 प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। पहला आता है हमारा समुचित जल निकाल, दूसरा आता है हमारे प्रतिरोधी फसलों का उपयोग से, तीसरा आता है हमारे रासायनिक प्रयोग, और एक आ जाता है हमारे जैविक उपाय के माध्यम से भी हम अम्लीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। तो ये 4 प्रमुख कारक होते हैं, इनके प्रयोग से हम
अम्लीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं। तो ये जो अम्लीय मृदाओं का सुधार वाला जो टॉपिक बचा हुआ है इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ताकि हमारा जो सेशन है वो लंबा नहीं हो और आपको भी इसको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अम्लीय मृदाओं के सुधार के रूप में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।